बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट। हम जानते हैं ये बात कि 45 क्वेश्चन नीट के अंदर प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फिजिक्स के कौन से आएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 टॉपिक्स को करना हमारे बस की बात है। और उन 45 टॉपिक्स में से आप जानते हैं भली बात कि कितने टॉपिक्स आने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, पोलराइजेशन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पोलराइजेशन के मुश्किल से 5-6 क्वेश्चंस हैं और बहुत बड़ी वीडियो बनेगी नहीं। इसके बाद वाली वीडियो में हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोर्थ टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 5th टॉपिक होगा आपका मैटर वेव्स, ठीक है। 6th टॉपिक फिर ऐसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। 7th टॉपिक न्यूक्लियाई हो जाएगा। 8th टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड हो जाएगा। 9th टॉपिक आपका लॉजिक गेट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर 10th टॉपिक लेंसेज हो जाएगा। 11th टॉपिक प्रिज्म एंड टीआईआर हो जाएगा। 12th टॉपिक हो सकता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करा दूं। तो ऐसे करके 12 टॉपिक हो जाएंगे एक बुक से। तो एवरेज तौर पे 45 टॉपिक्स है। 12th की बुक 2 से लगभग 11-12 टॉपिक, ऐसे ही बुक 1 से 11-12, 11th की बुक 1 से 11-12, 11th की बुक 2 से 11-12, अप्रॉक्सीमेटली 40 से लेकर के 45-48 टॉपिक्स तक होंगे आपके। आइए स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन। आपको 5 मिनट की क्विक थ्योरी कराता हूं और उसके बाद हम पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे। पोलराइजेशन में ये 5-6 सवाल ही आते हैं, बेसिकली यही वैरायटी घूमती रहती है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या फिर लॉ ऑफ मैलस, और कुछ नहीं। आइए एक बार क्विकली ना पोलराइजेशन की 5 मिनट की थ्योरी देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लॉ ऑफ मैलस वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाएं, लॉ ऑफ मैलस, तो उसमें क्या होता है, हम एक अनपोलराइज लाइट लेते हैं। अगर हम एक अनपोलराइज लाइट लेते हैं, ठीक है, पहले लॉ ऑफ मैलस नहीं बता रहा हूं, बेसिकली लॉ ऑफ मैलस टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो उनके लिए बता रहा हूं, तो पूरा लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। ये अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दी डायरेक्शंस इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसको बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। इनको रिजॉल्व करेंगे तो 2 वाइब्रेशंस बनती है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसे हम पास करते हैं एक डिवाइस से जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। इसको हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। निकोल प्रिज्म एक नेचुरली अकरिंग कैल्साइट क्रिस्टल से बनता है। तो ये आपका एक कैल्साइट क्रिस्टल है, दोनों तरफ कैल्साइट क्रिस्टल, और बीच में हम एक ग्लू लगा देते हैं जिसको बोलते हैं कैनेडा बैल्सम, ठीक है। कैनेडा आपको नाम वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट चलिए कोई बात नहीं, कैनेडा बैल्सम। तो कल को आपसे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्या लगता है निकोल प्रिज्म के अंदर क्या होता है। तो एक्चुअली में बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा। निकोल प्रिज्म के अंदर ये जो 2 वाइब्रेशंस है ना लाइट की, है ना, अनपोलराइज लाइट की, इन दोनों वाइब्रेशंस के लिए निकोल प्रिज्म के जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक लाइट जो है इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रे, इसका हो जाता है टीआईआर, और जो दूसरा वाला वाइब्रेशन है, ठीक है, दूसरा वाला वाइब्रेशन है वो आगे चला जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है उसका। तो जो आपको मिलती है लाइट वो पीपीएल होती है, प्लेन पोलराइज या लीनियरली पोलराइज लाइट। तो निकोल प्रिज्म के अंदर भी टीआईआर होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब आप समझिए कि अगर हम लॉ ऑफ मैलस पे आ जाएं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर हमने कोई भी पोलराइजर रख दिया, कैसे भी रख दिया, अगर हमने कोई भी पोलराइजर कैसे भी रख दिया, किसी भी एंगल पे रख दिया, किसी भी एंगल पे, एक चीज और, रुक जाइए, हमने एक पोलराइजर लिया, एक और पोलराइजर लिया, थोड़ा फास्ट बच्चों, है ना, 5 मिनट की थ्योरी में सारा काम निपटाना है, मेन कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। देखिए हमने एक पोलराइजर लिया और मान लीजिए हमने इन पोलराइजर को घुमाया, है ना, पूरा घूम रहा है 360 डिग्री पे। अब यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं। आपके पास एक लाइट आ रही है यूपीएल विच इज अनपोलराइज लाइट आ रही है, अनपोलराइज लाइट आ रही है। एक हो सकता है आपका कि प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल, और एक हो सकता है आपका कि पार्शियली पोलराइज्ड आ रही है, पार्शियली पोलराइज्ड। उसमें क्या होता है, अनपोलराइज भी होती है, ये अनपोलराइज पार्ट है, ये पोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड है, फिर पोलराइज्ड है, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड है। तो याद रखिएगा अगर अनपोलराइज लाइट आएगी, आप कैसे भी पोलराइजर को रख दीजिए किसी भी एंगल पे, वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी और इसकी इंटेंसिटी इनिशियल की सीधे आधी हो जाती है, अगर इनिशियल इंटेंसिटी I0 है, ठीक है। और अगर प्लेन पोलराइज्ड आएगी तो इंटेंसिटी 0 से मैक्सिमम वैल्यू वेरी करेगी और I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। प्लेन पोलराइज लाइट अगर आती है तो अगर थीटा एंगल पे रख देंगे आप तो I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। बेसिकली आप इसी को लॉ ऑफ मैलस भी कहते हैं, इसी को आप लॉ ऑफ मैलस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कांस्टेंट आती है आपको आउटपुट में, यहाँ पर 0 टू मैक्सिमम वैल्यू वेरी करेगी, और अगर आप ग्राफ बनाएंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनेगा, cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनेगा सेकंड केस में। लेकिन अगर आप पार्शियली पोलराइज्ड लाइट लेंगे तो इसमें मान लीजिए एक कॉम्पोनेंट है अनपोलराइज्ड और एक है पोलराइज्ड। तो जो अनपोलराइज्ड है वो तो हाफ हो जाएगा, लेकिन जो पोलराइज्ड वाला है वो अभी भी cos स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ग्राफ देखेंगे तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ यहाँ पर ऐसा मिलेगा, एक मिनिमम इंटेंसिटी तो आएगी ही आएगी, बाकी फिर cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा। मिनिमम इंटेंसिटी आपकी I1/2 रहेगी, उसके बाद
ये I2 से I1/I2 के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। ये पार्शियली पोलराइज है। यहाँ पर मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू वेरी करेगी, इंटेंसिटी जीरो कभी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए, ठीक है। लॉ ऑफ मैलस में इतना अगर हम याद रख लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी होगा, ठीक है। और ये बेसिकली लॉ ऑफ मैलस है। इस पे बेस्ड हमें 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, यूजुअली 2-3 भी क्या, पोलराइजेशन लॉ ऑफ मैलस पे तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक 2 क्रॉस पोलराइड के बीच में तीसरा पोलराइड रख देंगे और बस आपको, या फिर एक के बाद एक पोलराइड रख देंगे और कुछ नहीं बनता। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर ना पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो हमने आगे डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। हमने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है, थ्योरी आ जाती है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए अब क्वेश्चन करते हैं एक बार पोलराइजेशन के। समय बचाते हुए पोलराइजेशन हमारा टॉपिक है। पोलराइजेशन पे हमारा पहला टाइप का सिंपल सवाल जो आ जाता है, 5-6 सवाल है, ज़्यादा समय तो लेना ही नहीं है आपका। 2 पोलराइड P1, कहीं लकीर तो खींचनी है बच्चों, पढ़ाई में अनलिमिटेड कंटेंट है मार्केट में, तो वो लकीर मैं ही खींच के दे रहा हूँ आपको। 2 पोलराइड है P1 और P2, इस तरीके से रखा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 है। तो एक पोलराइड P1 है आपका, एक पोलराइड P1 है आपका, और एक और पोलराइड मान लीजिए P2 है, और एक और पोलराइड है आपका P2। इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 है। ये 2 आपके क्रॉस पोलराइड्स कहलाएंगे, ये 2 आपके क्रॉस पोलराइड्स कहलाएंगे, ठीक है। थर्ड पोलराइड आपने P3 रखा P1 और P2 के बीच में एट अ पर्टिकुलर एंगल बिटवीन P2 एंड P3। तो आपने थर्ड पोलराइड रख दिया पहले वाले P1 P2, तो इनके बीच में P3 रख दिया किसी एक एंगल पे, ठीक है। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, 2025 में भी यही आया था, एनसीईआरटी में भी यही है और आता ही यही है, ठीक है। द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑल 3 पोलराइजर आपको मैक्सिमम चाहिए, तो इसको आप थीटा मान लीजिए। तो यहां पर आप 90 माइनस थीटा ले लीजिए। सबसे पहले देखिए क्या अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट है, इन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो हम बाय डिफॉल्ट पहले अनपोलराइज लाइट ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले एक अनपोलराइज लाइट आई है, तो अनपोलराइज लाइट की अगर इंटेंसिटी I0 है, हाँ ठीक है ना, तो ये सीधे पहला पोलराइड हाफ कर देगा। यहां पर लॉ ऑफ मैलस नहीं लगती, यहां पर हाफ ही होता है, कैसे भी रख दो P1 को, अनपोलराइज सीधे हाफ हो जाती है। अब P1 और P3 के बीच का एंगल देखना है, लॉ ऑफ मैलस लगेगा, और लॉ ऑफ मैलस तभी लगता है जब इंसिडेंट लाइट पोलराइज्ड हो, तो यहां पर लॉ ऑफ मैलस लगेगा इसके बाद की लाइट में। इसके और इसके बीच में थीटा है, तो इंटेंसिटी हो गई I0/2 cos स्क्वायर थीटा। अब P3 और P2 के बीच में 90 माइनस थीटा है, तो फिर से लॉ ऑफ मैलस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये अपना याद होगा, आपका प्रोजेक्टाइल की रेंज वाली कहानी बन जाएगी। I0/8 ये 2 साइन थीटा cos थीटा का आपका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई आपकी यहाँ पर I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता है जब 2 थीटा 90 हो, यानी थीटा आपका 45 डिग्री हो। 45 डिग्री को आप π/4 बोलते हैं। बच्चों 2025 के अंदर, 2025 नीट के बदनाम पेपर में थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री दे रखी थी, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 × 22.5 साइन स्क्वायर 45 हो जाता, तो 2025 वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। π/4 आंसर रहेगा। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। आ जाइए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, when an unpolarized light is incident at an angle of 60 degree on a transparent medium from air, the reflected light is completely polarized, angle of refraction क्या होगा। तो ये ब्रूस्टर्स लॉ होता है। मैं आपको क्विकली एक बार ब्रूस्टर्स लॉ रिवाइज करवा देता हूँ, आगे जाके इसकी थ्योरी है तो थ्योरी में स्किप कर देंगे वहां पर। ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ये मतलब एक ग्लास स्लैब मान लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बाहर μ1 है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट एक पर्टिकुलर एंगल, एक ही पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो जाती है, उस एंगल को दुनिया पोलराइजिंग एंगल बोलती है, IP बोलती है। लाइट कौन सी इंसिडेंट होती है, अनपोलराइज लाइट। अगर अनपोलराइज लाइट IP एंगल पे इंसिडेंट हो जाती है, तो होता क्या है कि रिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी प्लेन पोलराइज हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड। रिफ्रैक्टेड लाइट आपकी पार्शियली पोलराइज्ड होती है, याद रखिएगा पार्शियली पोलराइज्ड होती है ये, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम होता है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 माइनस IP होता है, ये 90 माइनस R होता है। तो 90 माइनस IP और 90 माइनस R भी मिला के 90 हो गया। तो R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का सम यहाँ 90 होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड होती है, रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होती है। और लॉ क्या कहता है यहाँ पर कि tan IP, अगर हम स्नेल्स लॉ लगा के R की जगह स्नेल्स लॉ लगाते हैं ना यहाँ पर,
कैसे स्नेल्स लॉ लगेगा, देखिए साइन आई पी बाय कॉस आई पी इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, है ना। कैसे कॉस आई पी आया, साइन आई बाय साइन आर होता है ना, साइन आर, आर की जगह 90 माइनस आई पी लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। साइन आई पी बाय कॉस आई पी म्यू टू बाय म्यू वन हो गया, ये आपका tan आई पी हो गया, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है। अब यहाँ सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थे, जो कि हो सकते हैं आपके 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल, जो कि होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ये आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले होते हैं सब एप्लीकेबल हो जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये इसको लपेट लेते हैं। ये क्वेश्चन है बालकों कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री, तो आईपी 60 डिग्री है, ठीक है। इन्होंने बोला है ना तब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट आपस में परपेंडिकुलर पाए गए, एक ही बात होती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, अरे हो गया, आर और आईपी का सम 90 है, तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है बच्चों। इससे आसान क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं कहानी क्या है, देखिए एज शोन इन फिगर 3 आइडेंटिकल पोलरॉइड्स है P1 P2 P3 और प्लेस वन आफ्टर द अदर, ठीक है। द पास एक्सिस ऑफ P2 एंड P3 आर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू P1, मतलब ये सीधा है, ऐसा है P1। उसके बाद ये आपका P2 जो है वो इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, और P3 जो है आपका वो जो है P2 के साथ जो है, ये P3 जो है आपका जैसे भी रखा है P3 ऐसे रख देते हैं, है ना। मतलब इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है और इन दोनों के बीच में 30 डिग्री है, बेसिक बात ये है, डायग्राम से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री P1 के साथ बना रहा है, P2 P1 के साथ 60 डिग्री बना रहा है और P3 जो है P1 के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ओके। द सोर्स एस हैज एन इंटेंसिटी 256, तो आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को 256 लेके चल रहे हैं, तो आप इसको अनपोलराइज लाइट मान लीजिए, आई नॉट को 256 अनपोलराइज मान लीजिए। अब आपको बोल रहे हैं जो यहाँ पर O पॉइंट आएगा, मतलब जो इनका आउटपुट होगा मैक्स बाहर, वो क्या होगा, तो सुनिए। अनपोलराइज लाइट जब एक पोलराइड से पास करेगी तो इंटेंसिटी सीधे हाफ हो जाएगी, आई नॉट बाई 2। इसके बाद लॉ ऑफ मैलस, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद इसके और इसके बीच में 30 डिग्री है, तो आई नॉट बाई 8 अभी तक हो चुका था, इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और करना है आपको, तो दिस इज आई नॉट बाई 8 इंटू √3/2 का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ गई आप देख लीजिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई आपकी आई नॉट बाई 8 इंटू में 3/4। अब आप आई नॉट की वैल्यू 256 डाल के इसका बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिएगा बच्चों, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 8 और 256 कट जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 128 का दुगना ही तो है, ठीक है। चलिए 32 का कितने गुना है, देखिए ये 32 हो गया, और ये कितना आ गया आपका 32 इंटू 2 क्या होता है 64 इंटू 2 28 128 इंटू 2 256, तो 8 टाइम्स ही तो है, तो 24 आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए आ जाइए और देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा बेटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर और जो रे ऑप्टिक्स है तो थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करी गई, हालांकि सॉल्वेबल तो बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे हम। तो देखिए एक अनपोलराइज लाइट है इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री जो दो डाइलेक्ट्रिक मीडिया को सेपरेट करता है, तो इसका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 2.1 है, इसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिट 2.8 है, इसकी जो है 6.8 है, ओके नो प्रॉब्लम। टू सैटिस्फाई द कंडीशन दैट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि पोलराइजिंग एंगल पे लाइट इंसिडेंट है, ब्रूस्टर्स लॉ का केस है, ठीक है। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, बस इतना सा आईपी निकालना है हमें, तो tan आईपी म्यू के बराबर होता है, तो बेसिकली हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। अब सुनिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, सही है। अब किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सुनिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती थी 1/√μ0ε0, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी दोनों मीडियम की 1 दी है, वो क्वेश्चन का पार्ट है कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, μr1 μr2 दोनों में 1 है। स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में क्या होती है 1/√μm, तो अगर आप c और v डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा आपका रूट में μm/μ0 मल्टीप्लाइड बाय ε/m/ε0, तो
तो ये होगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इंटू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो C बाई वी है आपका, तो V यहाँ से आ जाएगा C बाय अंडर रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो याद रखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या हो जाएगा, C बाय अंडर रूट में म्यू आर 1 एप्सिलॉन आर 1, ये हो जाएगा C बाय अंडर रूट में म्यू आर 2 एप्सिलॉन आर 2, एप्सिलॉन आर का स्क्वायर नहीं, एप्सिलॉन आर 2। सही है ना बच्चों, देख लीजिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम क्वेश्चन में आपके लिए ज़्यादा वैरायटी कवर अप कर दूँ, जिससे कि आपको एक बार को सारे क्वेश्चन करने आ जाएं, क्योंकि अनलिमिटेड कंटेंट अब आप नहीं कर सकते हैं सॉल्व। तो बस मुझे इस वीडियो को आपका प्यार चाहिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि 450 क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन कराऊँ आपको, बट क्योंकि आपने पहली इंटरफेरेंस और YDSC वाली वीडियो को इतना प्यार दे दिया छोटे से चैनल पे, तो मुझे लगा कि मुझे कराना चाहिए वीडियो सोल्यूशन। तो मेरे स्केड्यूल जरूर हेक्टिक हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा। एप्सिलॉन R2 बाय एप्सिलॉन R1, ठीक है। एप्सिलॉन R2 क्या है, 6.8 है अपॉन 2.8 है, सही है। और ये क्या होता है आपका म्यू 2 बाय म्यू 1 ब्रूस्टर्स लॉ के हिसाब से tan IP होता है। ओके, तो ये क्या आ गया आपका अंडर रूट में 68 बाय 28 आ गया, ठीक है। आपको 1 प्लस 10 बाय थीटा चाहिए, तो इसको आप 28 प्लस 40 बाय 28 कर लीजिए, है ना। तो 68 ही तो हो जाएगा, सही लग रहा है ना बच्चों, हाँ सही है। 28 प्लस 40 68 डिवाइडेड बाय 28। अब क्या करें, अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका tan IP, बेवाल्तु क्वेश्चन बनाया हुआ है, मतलब ऐसे देखने में खतरनाक लग रहा है कुछ भी नहीं। 1 प्लस 10 बाय 7, ठीक है, 1 प्लस 10 बाय 7। IP क्या है आपका tan इनवर्स 1 प्लस 10 बाय 7 का रूट, और ये कह रहे हैं कि 1 प्लस 10 बाय थीटा है, तो एक्चुअली में थीटा 7 है। थीटा कोई एंगल वैंगल नहीं है, कोई अननोन है, बस ये निकालना है, सिंपल सवाल है। देखिए पोलराइजेशन, व्हाट हैपेंस ऑन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, मैं आपको अभी बता चुका हूँ एक क्वेश्चन के अंदर, तो इसे रिपीट नहीं करेंगे। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में जब अनपोलराइज लाइट एक बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया पे इंसिडेंट होती है एक पर्टिकुलर एंगल पे, जिसे बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, तो रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शली प्लेन पोलराइज्ड होती है, रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शली पोलराइज्ड होती है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, IP और R का सम यानी 90 डिग्री होता है, और tan IP म्यू 2 बाय म्यू 1 के बराबर होता है। अब आपको म्यू 2 बाय म्यू 1 किसी भी तरीके से निकालने को दे दें तो निकाल लीजिएगा, चाहे 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल दे दें, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दे दें, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दे दें, जैसे भी दे दें आप कर लीजिएगा, है ना। ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कल को आ जाए कि सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्या होती है। तो आपको पता है सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्या होती है, हम लाइट के अंदर ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाते हैं, क्योंकि C होता है E0 बाय B0, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ही लाइट वेक्टर बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से, एनर्जी डेंसिटीज इक्वल होती है, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्या होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो टिप है वो सर्कल डिस्क्राइब कर दे इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगला आएगा इलिप्टिकली पोलराइज लाइट क्या होती है, जिसमें जो टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक एलिप्स डिस्क्राइब कर दे इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। टॉपिक नंबर 4 आएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टॉपिक नंबर 5 आएगा आपका मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बहुत तगड़े सवाल कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके थोड़े तगड़े क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू सो मच।